तो आज हम लोगों को बात करनी है, फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ना है। तो फ्लूइड मैकेनिक्स में दो पार्ट है। एक है जब फ्लूइड नहीं चलेगा, मतलब रेस्ट में रहेगा, और एक तब हम पढ़ेंगे जब फ्लूइड मोशन में होगा। तो अगर फ्लूइड रेस्ट में है और रेस्ट में रहने से जो जो इफ़ेक्ट उसके आ जाएं, तो उसे हम लोग पढ़ते हैं हाइड्रोस्टैटिक्स। और जब वो मोशन में होगा तो वहाँ पे डायनामिक्स पढ़ेंगे, तो हाइड्रोडायनामिक्स। तो फ्लूइड मैकेनिक्स का दो ब्रांच है, एक है हाइड्रोस्टैटिक्स और एक है हाइड्रोडायनामिक्स। अब हाइड्रोस्टैटिक्स में जो मेन आपको पढ़ने हैं वो पढ़ने हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल, और हाइड्रोडायनामिक्स में जो मेन पढ़ना है वो होगा बर्नौली थ्योरम। तो अब बच्चों पहले तो इसका दोनों ब्रांच का नाम लिख लेते हैं। एक है हाइड्रोस्टैटिक्स, एक है हाइड्रोडायनामिक्स। जिसमें पहले हम लोग हाइड्रोस्टैटिक्स की बात करेंगे। अब आपको मैकेनिक्स पढ़नी है, और मैकेनिक्स किसकी पढ़नी है? फ्लूइड। और फ्लूइड में दो होता है, लिक्विड भी होता है और गैस भी होता है। फ्लूइड का मतलब क्या है? जो फ्लो करे। अब जो फ्लो करे उसे हम लोग फ्लूइड कहते हैं। अब इसमें लिक्विड और गैस तो दोनों फ्लूइड में आता है, पर हम लोग गैस के लिए थर्मोडायनामिक्स पढ़ते हैं। और यहाँ पे फ्लूइड मैकेनिक्स में तब हम गैस नहीं पढ़ेंगे, तब हम क्या पढ़ेंगे? फ्लूइड में लिक्विड पढ़ेंगे। अब फ्लूइड में हमारा जो पढ़ने का है वो लिक्विड है। लिक्विड और गैस दोनों होता है, तो इसमें हम लिक्विड की बात करेंगे। अभी लिक्विड हमें पढ़ना तो लिक्विड है, लिक्विड के बारे में पढ़नी है। अब लिक्विड भी दो टाइप की है, एक होती है रियल फ्लूइड और एक होता है आइडियल फ्लूइड। अब मेरे को पढ़ना है लिक्विड, और इसमें एक आइडियल होगा और एक रियल होगा। तो पहले तो ये जान लें कि आइडियल हम किसे बनाएंगे। तो जैसे कोई बोला कि आइडियल फ्लूइड क्या है, आइडियल लिक्विड क्या है? आइडियल लिक्विड, तो लिक्विड को हम, जैसे गैस दो है, एक है रियल गैस और एक है आइडियल गैस। ऐसे लिक्विड को भी हम लोग दो तरह से बनाया है, एक हमारा रियल लिक्विड होगा और एक आइडियल होगा। हाँ, तो देखो इसमें रियल लिक्विड भी है। जो रियल में जो हमें मिल रही होगी, जो हम यूज़ कर रहे हैं, वो रियल है। और आइडियल माने हम थोड़ा हाइपोथेसिस लेते हैं, मानते हैं कि ऐसा हो तो अच्छा है, वो आइडियल है। मिले या ना मिले, लेकिन एक थ्योरी हम बनाते हैं। तो देखो रियल लिक्विड वही होगा जो आइडियल में प्रॉब्लम होगा, जो इसमें अभी पकड़ाते हैं कि क्या है। बच्चों, आइडियल लिक्विड का मतलब वो होता है, देखो लिक्विड और सॉलिड और गैस में अगर मैंने मेनली बात करें तो सॉलिड उसे कहते हैं जिसमें मॉलिक्यूल का कंप्रेशन ना हो। क्या ना हो? कंप्रेशन ना हो, या नेग्लिजिबल कंप्रेशन हो। तो लिक्विड में क्या होगा कि ज़्यादा कंप्रेशन होगा, और गैस में सबसे ज़्यादा कंप्रेशन होगा। गैस को हम ज़्यादा कंप्रेस कर सकते हैं। किसको ज़्यादा कंप्रेस कर सकते हो आप? सॉलिड को कि लिक्विड को कि गैस को? इसका मतलब गैस की कंप्रेसिबिलिटी ज़्यादा है, यही मतलब हुआ ना। और सॉलिड की कंप्रेसिबिलिटी सबसे कम है, उसको हम कम कंप्रेस कर सकते हैं। और लिक्विड का उसके बीच में होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। तो यहाँ पे हम आइडियल लिक्विड के लिए मैंने क्या माना है कि ऐसे लिक्विड हो जो कंप्रेसिबल ना हो। क्या हो? कंप्रेसिबल ना हो।
जबकि अगर हम फ्लूइड की बात करें, आइडियल गैस की बात करें, तो वहाँ तो कंप्रेसिबल ज़्यादा है, और अगर सॉलिड की बात करें तो कंप्रेसिबल सबसे कम है। तो हम इसको फ्लूइड को, हम आइडियल फ्लूइड को क्या बोल रहे हैं कि कंप्रेसिबल ज़्यादा हो कि कंप्रेसिबल हो कि ना हो। तो मैंने बोला कि कंप्रेसिबल ना हो। अब ऐसा कोई क्या फ्लूइड पॉसिबल है कि जो कंप्रेसिबल ना हो? फ्लूइड तो कंप्रेसिबल होगा, इसलिए रियल लिक्विड उसे कहेंगे जो कंप्रेसिबल हो, और कंप्रेसिबल ना हो तो उसे हम क्या कहेंगे? आइडियल कहेंगे। अब हमें जो पढ़ना है अभी तो यही समझ के चलना है, आइडियल वाली बात करनी है। तो नॉन कंप्रेसिबल होना चाहिए, ऐसा लिखा गया कि आइडियल उसे कहेंगे जो कंप्रेसिबल ना हो। अब बच्चों, कंप्रेसिबल अगर वो नहीं है तो लिक्विड की फिर अपनी रिगेन कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। रिगेन कैपेसिटी ज़्यादा है। रिगेन कैपेसिटी क्या होती है? इलास्टिसिटी। जिसका इलास्टिसिटी जितना ज़्यादा होगा वो ज़्यादा रिगेन करेगा, वो जल्दी रिगेन करेगा, ज़्यादा रिगेन कैपेसिटी है। तो यहाँ पे इलास्टिसिटी और कंप्रेसिबिलिटी में कोई फार्मूला हो तो ज़रा बताओ। तो पढ़ाया होगा जब आप पढ़ रहे थे थर्मोडायनामिक्स, तो उसमें पढ़ा गया कि इलास्टिसिटी इक्वल टू क्या होगा? 1 कंप्रेसिबिलिटी। इलास्टिसिटी होता है बच्चों 1 कंप्रेसिबिलिटी। तो लिखा कि 1 कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी का इन्वर्स होगा। अब हमने यहाँ पे जब लिखा है कि अगर वो नॉन कंप्रेसिबल है तो इसका मतलब कंप्रेसिबिलिटी क्या हो गया? 0। अगर ये 0 हो गया, कंप्रेसिबिलिटी 0 हो गया, तो फिर ये बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बराबर 1 कंप्रेसिबिलिटी। अगर C का मान 0 हो गया, टेंडिंग टू 0, तो बच्चों फिर बल्क मॉडुलस क्या टेंड कर जाएगा? इनफाइनाइट। इसका मतलब फ्लूइड की जो इलास्टिसिटी है वो क्या होगी? इनफाइनाइट होगी। अब इनफाइनाइट तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम इसे आइडियल बोलते हैं। कि आइडियल माने हाइपोथेसिस है, बनाया है, पॉसिबल है कि नहीं है वो तो हम बाद में समझेंगे रियल में, पर यहाँ पे हम यही मानेंगे कि आइडियल वही होगा जो नॉन कंप्रेसिबल होगा। अब बच्चों, ये तो आइडियल के लिए नॉन कंप्रेसिबल हो गया। दूसरी बात क्या हुआ कि ये मैटर है, और अगर मैटर है तो कोई भी मटेरियल दूसरे मटेरियल के पास होगा या कांटेक्ट में होगा। तो कांटेक्ट में इसीलिए है कि उसके बीच में इंटरेक्शन फोर्स है। अगर कोई कंटेनर में लिक्विड भरा है तो सारे लिक्विड एक ग्रुप बनाया है, सब एक साथ हैं। तो क्यों है? क्योंकि आपस में एक दूसरे ने इंटरेक्शन फोर्स लगाया है, एक दोनों मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स है। अब अगर एक लेयर के ऊपर दूसरा लेयर है और ये दूसरा वाला लेयर चल रहा है, तो नीचे वाला लेयर और दोनों लेयर के बीच में क्या है? एक इंटरेक्शन फोर्स है। तो फिर अगर फोर्स इंटरेक्शन फोर्स है तो क्या करेगा? वो जो भी करेगा उसका अपोज करेगा। तो फिर वो जब अपोज करेगा तो उसको हम लोग क्या करेंगे? रेजिस्टिव नेचर बोलेंगे। और उस रेजिस्टिव नेचर को हम क्या कहते हैं? विस्कस नेचर। इसका मतलब जो लिक्विड होता है उसमें विस्कोसिटी होती है। तो विस्कोसिटी का मतलब है जैसे फ्रिक्शन है, जैसे अपोज करने का नेचर, तो विस्कोसिटी होगी। पर हम आइडियल किसे कहेंगे? जिसमें विस्कोसिटी ना हो, तो फ्री फ्लो, कोई इंटरेक्शन ना हो, लेयर चले लेकिन दूसरे वाले मॉलिक्यूल जो कांटेक्ट में है वो अपोज ना करें। तो ऐसे फ्लूइड को हम लोग बोलते हैं नॉन विस्कस। तो आइडियल में हम लोग क्या लेते हैं? नॉन विस्कस। तो नॉन विस्कस फ्लूइड।
तो बच्चों ये नॉन विस्कस होना चाहिए, आइडियल फ्लूइड माने नॉन विस्कस होना चाहिए, नॉन कंप्रेसिबल है। अगर मैंने आइडियल लिक्विड लिखा है ना तो यहाँ पे लिक्विड ही लिख दो, आप फ्लूइड भी लिख सकते हैं, हाँ नॉन विस्कस लिक्विड लिख दो। तो बच्चों ये तो मैंने बोला कि आइडियल लिक्विड का मतलब क्या है। अब रियल किसे कहेंगे? रियल का मतलब भाई जो कंप्रेसिबल हो और जिसमें विस्कोसिटी भी हो। तो ये हम आगे पढ़ेंगे, रियल के प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, अभी तो आइडियल की बात करेंगे। अब चलो बच्चों थोड़ा अब आगे बढ़ते हैं। तो जब हम इस लिक्विड को पढ़ना शुरू करते हैं, जैसे मैकेनिक्स में आप जब शुरू करते हो तो मैकेनिक्स पढ़ने का तरीका क्या है कि सबसे पहले हमें क्या पढ़ना पड़ता है? इनर्शिया, कि उस उस मटेरियल में मास है तो इनर्शिया होगा। अब सॉलिड में तो हम इनर्शिया पढ़ते हैं, और जहाँ भी फ्लूइड होगा, जहाँ भी फ्लो होगा, उस इनर्शिया की जगह हम क्या पढ़ते हैं? डेंसिटी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? डेंसिटी। तो यहाँ पे डेंसिटी का रोल होगा, इनर्शिया की जगह डेंसिटी लेना है। अब जैसे मास भी दो होता है, एक इनर्शियल होता है और एक ग्रेविटेशनल होता है। एक को हम लोग मास कहते हैं और एक को हम वेट कहते हैं। तो एक मास होता है और एक वेट होता है। अगर केवल मास कहते हैं तो इनर्शियल है, उसमें कोई फील्ड का असर नहीं है। और अगर हम वेट कहते हैं तो इसका मतलब उस पर ग्रेविटी का असर है, जी का इफेक्ट है। तो दो मास है, एक इनर्शियल और एक ग्रेविटेशनल। तो इनर्शियल मास के करेस्पॉन्डिंग जो लिक्विड में आता है उसे हम कहते हैं डेंसिटी। क्या कहते हैं? डेंसिटी। और जो वेट के करेस्पॉन्डिंग लिक्विड में बात आएगी, वेट के जैसे सॉलिड में वेट हम बात करें तो यहाँ वेट के लिए फ्लूइड में हम क्या नाम लेंगे? स्पेसिफिक वेट। मतलब वहाँ डेंसिटी और यहाँ पे स्पेसिफिक वेट। वेट नहीं बल्कि क्या लिखेंगे? स्पेसिफिक वेट। अब लिक्विड की इनर्शिया में दो है, एक हम लोग पढ़ते हैं डेंसिटी, एक हम पढ़ते हैं डेंसिटी माने इसमें मास लिया जाना है। और अगर बच्चों डेंसिटी लिखा जाए यहाँ पे एक, और एक यहाँ पे स्पेसिफिक वेट लिखा जाएगा। क्या लिखा गया? स्पेसिफिक वेट। ये दो टर्म है, ये दो टर्म है, एक वेट और एक डेंसिटी, एक स्पेसिफिक वेट और एक डेंसिटी। अब अगर डेंसिटी का डिफिनीशन मैं आपसे पूछूं कि भाई डेंसिटी क्या है, तो डेंसिटी को आप क्या लिखोगे? डेंसिटी बराबर मास ऑफ सबस्टेंस। अब उस मास में आपको डिवाइड करना पड़ेगा वॉल्यूम से, वॉल्यूम ऑफ सबस्टेंस। बच्चों ये डेंसिटी क्या है? मास ऑफ सबस्टेंस अपॉन वॉल्यूम ऑफ सबस्टेंस। अब देखो उसी के पैरेलल ना आपको इधर वाली बात बतानी है, सबको उधर जैसे मैंने इधर लिखा ऐसे सोच के उधर बोलना है। अब जहाँ पे डेंसिटी है समझ लो आप, वहाँ स्पेसिफिक वेट है, और जब मास हम लेंगे तो वहाँ वेट लेना पड़ेगा। उधर मास लिया आपने, इधर वेट लेना पड़ेगा। वेट ऑफ सबस्टेंस, वेट ऑफ सबस्टेंस अपॉन वॉल्यूम ऑफ सबस्टेंस। चलो बच्चों, वेट ऑफ सबस्टेंस अपॉन क्या बोला आप लोगों ने? कुछ बोला था? हाँ, वॉल्यूम लेना है, वॉल्यूम ऑफ सबस्टेंस। ये बात हो गया। अब अगर कोई भी बॉडी का आपको वेट, स्पेसिफिक वेट निकालना है तो निकाल लिया, किसी बॉडी का आपने डेंसिटी निकालना है तो निकाल लिया। अब हम अगर किसी चीज़ को, किसी प्रॉपर्टी को देख रहे हैं, उसकी हम डेंसिटी को देख रहे हैं, लिक्विड की डेंसिटी को देख रहे हैं, तो उस लिक्विड को हम किसी से कंपेयर करेंगे, या कोई बॉडी की डेंसिटी देख रहे हैं, हम बॉडी की डेंसिटी किसी से कंपेयर करेंगे, किसी लिक्विड की डेंसिटी किसी से कंपेयर करेंगे,
तो अगर हम किसी को कंपेयर करेंगे तो उसे क्या यूज़ करेंगे, रिलेटिव से। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हम जिस लिक्विड को पढ़ने जा रहे हैं वो वाटर से कितना हेवी है या वाटर से कितना हल्का है, हम किसी से कंपेयर करेंगे। तो किससे कंपेयर करेंगे, वाटर से। तो यहाँ पे मैंने रेफरेंस क्या ले लिया, वाटर ले लिया। हर जगह कोई न कोई रेफरेंस लेते हैं, हर जगह किसी न किसी चीज़ से कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पे हमने जिससे कंपेयर किया वो वाटर से कंपेयर किया। अब जब वाटर से आप किसी को कंपेयर करोगे तब उसको डेंसिटी थोड़ी कहोगे, तब रिलेटिव डेंसिटी कहोगे, क्योंकि आप कंपेयर करने जा रहे हो। तो बच्चों एक टर्म यहाँ पे हम यूज़ करेंगे, रिलेटिव डेंसिटी। अब देखो यहाँ पे रिलेटिव डेंसिटी आप लिखते हो, और अगर उधर कंपेयर करना हो, इधर वेट वाले को, तो उसको आप कहोगे स्पेसिफिक ग्रेविटी। इसलिए कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, कभी कभी हम स्पेसिफिक ग्रेविटी बोल देते हैं निकालो, और कभी कभी हम बोल देते हैं रिलेटिव डेंसिटी निकालो। अब आप स्पेसिफिक वेट उधर वाले को लिखोगे, इधर वाले को रिलेटिव डेंसिटी लिखोगे। अब रिलेटिव डेंसिटी को लिखा जाए, अगर वैल्यू लिखा जाए कि है क्या, तो बच्चों क्या होगा ये, आप किसी सबस्टेंस को, वो सबस्टेंस कोई भी हो सकता है, आइदर सॉलिड हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, तो डेंसिटी ऑफ सबस्टेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। अब जब हम वाटर की बात करते हैं तो बच्चों जो वाटर है ना, उसका बिहेवियर, वाटर का बिहेवियर कैसा है, एनामलाई बिहेवियर है। एनामलाई मतलब एनामलस, एनामलस का मतलब है कि वो कुछ कांस्टेंट टाइप का वेरिएशन नहीं है। देखो अगर हम वाटर का डेंसिटी का ग्राफ बनाऊं, इधर मैं डेंसिटी लिख दिया और डेल्टा ऐसे लिख दिया, और इधर बच्चों टेम्परेचर ले लो, टेम्परेचर। तो अभी जितने भी लिक्विड होगा, अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो डेंसिटी टेम्परेचर के साथ अगर बढ़ रहा है तो घट रहा है तो घटता जाएगा, पर यहाँ ऐसा नहीं है। देखो यहाँ 0 डिग्री पे मान लो कि डेंसिटी ये था, यहाँ था कुछ, अब मैंने क्या किया, टेम्परेचर बढ़ाया। तो जब टेम्परेचर बढ़ा तो देखो यहाँ पे था, जब टेम्परेचर बढ़ा तो बच्चों क्या हुआ, डेंसिटी बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। देखो अब टेम्परेचर बढ़ाने पे डेंसिटी बढ़ रहा है। अब एक ऐसा टेम्परेचर आया कि वहाँ के बाद जब टेम्परेचर बढ़ाया तो डेंसिटी घटने लगा। तो यहाँ पे टेम्परेचर के साथ डेंसिटी बढ़ भी रही है और घट भी रही। टेम्परेचर तो हमेशा बढ़ रहा है, लेकिन डेंसिटी क्या हुआ, पहले बढ़ी और बाद में घटने लगी। इस बिहेवियर को हम कहते हैं एनामलस बिहेवियर। अब आप यहाँ देखोगे कि एक मैक्सिमम वैल्यू डेंसिटी की आई है, एक मैक्सिमम डेंसिटी जो आई है यहाँ पे, इससे ज़्यादा डेंसिटी नहीं आया। यहाँ पे मैक्सिमम डेंसिटी आई है। अब ये जो बच्चों मैक्सिमम डेंसिटी है ये वाला, अब यहाँ का टेम्परेचर देखा गया कि यहाँ का टेम्परेचर कितना है, तो यहाँ का टेम्परेचर कितना मिला, 4 डिग्री सेंटीग्रेड। इसलिए वाटर की डेंसिटी से आपको डिवाइड करनी है, और वाटर की डेंसिटी अलग अलग जगह अलग अलग है। तो मेरे को एक डेंसिटी लेनी है, एक ऐसी लेनी है जो वेरिएबल ना हो। जैसे हम अगर इस डेंसिटी को ले लें, आप देखिए अगर मैंने इस डेंसिटी को ले ली तो ये डेंसिटी तो कांस्टेंट है, ओके, यहाँ भी है और यहाँ भी है। वेरिएबल का सेंस क्या है कि यहाँ अलग टेम्परेचर पे है और यहाँ अलग टेम्परेचर पे है। तो वो डेंसिटी, एक ही डेंसिटी 2 टेम्परेचर पे है। तो मैं ये चाहता हूँ कि ऐसी डेंसिटी हो जो 2 टेम्परेचर पे ना हो, एक ही टेम्परेचर पे हो, और वो वही हो, फिक्स हो कि वही टेम्परेचर हो तो वही डेंसिटी हो। तो वो कौन सा है, 4 डिग्री। तो हम लोग जो कंपेयर करेंगे वो किससे करेंगे, 4 डिग्री से। तो आप यहाँ पे लिखोगे डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। बच्चों रिलेटिव डेंसिटी है।
अब इधर मैं स्पेसिफिक ग्रेविटी लिखूंगा उसी तरह से, बताना। तो क्या लिखोगे? डेंसिटी ऑफ सबस्टेंस, डेंसिटी ऑफ सबस्टेंस डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ सबस्टेंस एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर, सबस्टेंस नहीं, डेंसिटी ऑफ वाटर, या इसको चेंज कर दो, बता रहे हैं। आपने जब इधर स्पेसिफिक ग्रेविटी जब लिया है बच्चों, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी में हमने डेंसिटी तो लिख दिया था, पर आपको याद तो है ना, ऊपर मैंने क्या लिखा था? स्पेसिफिक वेट लिखा था। तो वहाँ पे डेंसिटी थोड़ी होगा, डेंसिटी तो रिलेटिव डेंसिटी के साइड में होगा, उधर साइड में क्या होगा? स्पेसिफिक वेट। हाँ, जब भी स्पेसिफिक ग्रेविटी बोला जाए तो उस समय दिमाग में ये रखना है कि स्पेसिफिक वेट, स्पेसिफिक वेट लिखना है, स्पेसिफिक वेट ऑफ सबस्टेंस। इसको डिवाइड करोगे आप स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर, और जब वाटर लिखेंगे तो ये ज़रूरी है याद रखना कि टेम्परेचर ज़रूर देना, मतलब वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड से कंपेयर होगा। कभी कभी पूछ लेता है कि रिलेटिव के लिए वाटर की डेंसिटी लेते हैं तो वो किस टेम्परेचर का डेंसिटी लेते हैं, तो 0 डिग्री, 4 डिग्री, 10 डिग्री, 100 डिग्री ऐसे बोलेगा। तो आपको कौन सा टेम्परेचर लेना है? 4 डिग्री का लेना है। तो बच्चों, मैंने पहले तो ये इन्फॉर्मेशन दे दी आपको कि यहाँ पे इनर्शिया की जगह हमें क्या पढ़नी है? डेंसिटी पढ़नी है, और या तो स्पेसिफिक ग्रेविटी पढ़नी है। अब लिक्विड की प्रॉपर्टी हो गई। लिक्विड को पढ़ने की प्रॉपर्टी क्या हो गई? मास नहीं, डेंसिटी। लिक्विड को पढ़ने की प्रॉपर्टी क्या हो गई? स्पेसिफिक ग्रेविटी या स्पेसिफिक वेट, यहाँ डेंसिटी या रिलेटिव डेंसिटी। अब हम ये सब पढ़ेंगे। तो अब ये समझ लो कि डेंसिटी पढ़ेंगे। तो जिसे हम पढ़ने जा रहे हैं उसका या उस पर, पहले उस पर किसका इफ़ेक्ट है, तब उसका क्या इफ़ेक्ट है वो देखेंगे। जिसे हम पढ़ने जा रहे हैं उस पर किसका इफ़ेक्ट है, तो किसका इफ़ेक्ट में हम इन्वायरमेंटल कंडीशन देखते हैं। इन्वायरमेंटल कंडीशन में 2 आती है, एक टेम्परेचर का आता है और एक प्रेशर का आता है। तो अब हम पहले लिखेंगे इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर, डेंसिटी पर टेम्परेचर का इफ़ेक्ट, इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर। बच्चों, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर लिख रहे हैं। अब आप डेंसिटी एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, मान लो कि मैंने कोई टेम्परेचर ले ली, 0 डिग्री ले ली, तो एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड डेंसिटी बराबर रो नॉट। तो रो नॉट बराबर क्या लिखा जाएगा? यम अपान वॉल्यूम वी नॉट। 0 डिग्री पे अगर हमने ले ली तो ये डेंसिटी हो जाएगा यम अपान वी नॉट। अब कोई ज़रूरी नहीं कि आप 0 डिग्री पे ही ले लो, आप किसी टेम्परेचर पे ले लो, मैंने 0 डिग्री तो लिख ही दिया है। आपका कोई ज़रूरत नहीं कि आप 0 डिग्री पे ले लो, आप किसी भी टेम्परेचर पे ले लो। आप मान लो कि यहाँ पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड को हटा दिया जाए और मैंने लिख दिया कि टेम्परेचर थीटा ले लो भाई, टेम्परेचर थीटा ले लो। और अगर टेम्परेचर थीटा ले लोगे तो फिर ये ऐसे लिख लेना। आप क्वेश्चन को देख लेना कैसा दिया है। 0 डिग्री दिया है तो 0 डिग्री से कंपेयर कर लेना, और या तो जो टेम्परेचर दिया होगा उससे कंपेयर कर लेना। तो चलो, मैंने मान लिया कि टेम्परेचर थीटा पे डेंसिटी इतना है। तो बच्चों, मैंने टेम्परेचर बढ़ाई, अब टेम्परेचर बढ़ाया गया, अब थीटा प्लस डेल्टा थीटा कर दी। अब मैंने टेम्परेचर जब बढ़ा दिया तो जो लिक्विड की डेंसिटी है वो डेंसिटी तो बदल जाएगा। क्यों बदल जाएगा? क्योंकि मास बदल जाएगा या वॉल्यूम बदल जाएगा? वॉल्यूम बदल जाएगा, मास तो बदलता नहीं। अब उसका वॉल्यूम बदल जाएगा और वॉल्यूम वी डैश हो जाएगा।
अगर वॉल्यूम बदल जा रहा है टेम्परेचर के साथ, जिसका मतलब वॉल्यूम में एक्सपेंशन हो रहा है, और वॉल्यूम में एक्सपेंशन होता ही है, लिक्विड में एक्सपेंशन होता ही है, एरिया में चेंज होता ही है, लेंथ में चेंज होता है टेम्परेचर बढ़ाने से। तो इसका मतलब लिक्विड में क्या है, क्यूबिकल एक्सपेंशन हो रहा है। अब बच्चों आप यहाँ पे लिखोगे m/v डैश बराबर लिखोगे v इंटू 1 प्लस गामा और डेल्टा थीटा, क्योंकि आपने कितना टेम्परेचर बढ़ाया तो उससे वॉल्यूम जो था v से बदल कर क्या हुआ, v इंटू 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा, ये हो गया। अब ये गामा क्या है, अगर पूछा जाए कि आपने जो डेल्टा थीटा तो टेम्परेचर है बच्चों, गामा क्या है, गामा, तो गामा हमें पेपर में तो दिया रहेगा, और अभी गामा का मतलब है कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन। कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन, ये लिक्विड का क्यूबिकल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड। अब आप देखो क्या लिखोगे, इसके आगे क्या लिखोगे। तो बच्चों अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डेंसिटी रो डैश m/v माने रो हो गया, और डिवाइडेड बाई 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा, ऐसा हो गया। ये डेंसिटी का ये एक्सप्रेशन आ गया, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पे डेंसिटी डिक्रीज कर रही है। ओके बच्चों, टेम्परेचर बढ़ाने पे डेंसिटी डिक्रीज कर रही है। अब एक बात समझ लो, आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो कितना बढ़ा रहे हो, कितना टेम्परेचर बढ़ा रहे हो। हम बहुत ज़्यादा अगर टेम्परेचर नहीं बढ़ा रहे हैं, फॉर स्मॉल इंक्रीज इन टेम्परेचर। अब स्मॉल इंक्रीज, ये कंडीशन है, स्मॉल इंक्रीज इन टेम्परेचर। क्वेश्चन में ऐसी बात लिखा है जिससे हमें पता चल रहा है कि टेम्परेचर बहुत कम बढ़ाया गया, तो उस कंडीशन में आप इस डेंसिटी को लिख सकते हो ऐसा, और अगर स्मॉल है तो तभी और तभी बायनॉमियल आप लगा सकते हो। तो बच्चों बायनॉमियल एक्सपेंशन माने जब हम कहेंगे कि लीनियरली टेम्परेचर बढ़ाने पे लीनियरली डेंसिटी घट रही है। कैसे घट रही, लीनियरली, तो वहाँ पे टेम्परेचर का इंक्रीज क्या है, बहुत ज़्यादा है, लार्ज है कि स्मॉल है, तो वहाँ स्मॉल है। तो ये ध्यान रखेंगे कि लीनियरली जो डिक्रीज करने की बात हम करते हैं अपने सिलेबस में, तो वहाँ पे स्मॉल इंक्रीज इन टेम्परेचर है, और यही आपका जेईई मेंस और एडवांस और नीट का सिलेबस भी है कि हम यही स्मॉल इंक्रीज वाला ही पढ़ेंगे। बाकी अगर स्मॉल नहीं लिखा है तो आप यहाँ से लगाना, ये फार्मूला तो है लिखा, इसमें रख लेना, आ जाएगा। बच्चों अब आगे बढ़ें। चलिए, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो डेंसिटी घटेगा, तो मेरे को ये पता चल गया कि आफ्टर इंक्रीज इन टेम्परेचर डेंसिटी डिक्रीजेस। आफ्टर इंक्रीज इन टेम्परेचर डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिक्रीजेस। ये डिक्रीज करेगा। ओके, अब चलिए, ये तो बात हो गया कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है। अब बच्चों आपको दूसरा बात करनी है कि प्रेशर का क्या इफेक्ट है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। अब प्रेशर बढ़ाने से क्या होगा। अब देखो प्रेशर बढ़ाने से क्या होगा, ज़रा समझा जाए। बच्चों ये मान लो आप ये मान लीजिए कि यहाँ तक ऐसा ही मैंने कंटेनर ले लिया, किसी भी तरह का ले सकते हैं हम लोग, चाहे तो चलो ऐसे बनाते हैं, ऐसे लेते हैं हम। पहले स्फेरिकल
चलो ऐसे ले लो, ये कोई कंटेनर है बच्चों और इसमें लिक्विड भरा हुआ है और ये चारों तरफ से बंद है। इसके बाद इसको कंप्रेस किया गया, दबाया गया। जब दबाया गया तो ये जो लिक्विड है वो दबेगा। अगर ये नॉन कंप्रेसिबल होता तो कंप्रेस ना होता, लेकिन यहाँ पे ये कंप्रेस हुआ, ये दब गया। तो ये जो प्रेस हुआ, तो जब प्रेस हुआ तो आपने फोर्स लगाया, और फोर्स कैसे लगाया है? परपेंडिकुलर, नॉर्मल लगाया है। और अगर नॉर्मल फोर्स लगाया है तो यहाँ पे प्रेशर आया होगा। इसका मतलब आपने इस पर क्या किया है? प्रेशर लगाया है। और जब प्रेशर लगाया तो इसका वॉल्यूम चेंज हो गया। वॉल्यूम चेंज हो गया, मान लो कि पहले वॉल्यूम V था, तो V से बदल कर कितना हो गया? V माइनस डेल्टा V हो गया। वॉल्यूम चेंज हो गया। अब वॉल्यूम अगर चेंज हो गया तो इसका मतलब इसमें इलास्टिसिटी है। बताइए है कि नहीं? अगर इसमें वॉल्यूम चेंज हो गया तो इसका मतलब इलास्टिसिटी है, और वो इनफाइनाइट नहीं है, फाइनाइट है। अब अगर फाइनाइट है तो इसमें जो लिक्विड है और इस लिक्विड की जो इलास्टिसिटी है ना, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? बल्क मॉडुलस। बच्चों इसका मतलब इसमें इलास्टिसिटी है। अब मैं लिखूँगा बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और ये B है। अब बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का फार्मूला आपको आना चाहिए। बोलो भाई, B बराबर क्या लिखोगे? फार्मूला तो ये होता है ना, हाँ, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। और स्ट्रेस का मतलब है फोर्स अपॉन एरिया, और फोर्स अपॉन एरिया क्या होगा? प्रेशर। तो यहाँ पे स्ट्रेस की जगह आप क्या लिखोगे? प्रेशर लिखोगे। आपने कितना प्रेशर बढ़ाया? ये प्रेशर P कौन सा प्रेशर है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर है कि आपने जो प्रेशर बढ़ाया, जो प्रेशर हमने बढ़ाया, तो ये इंक्रीज इन प्रेशर है। चाहे आप डेल्टा P लिख दो, डेल्टा P से पकड़ में आ रहा ना कि इंक्रीज इन प्रेशर है, तो डेल्टा वर्ड से हमें थोड़ा थ्योरेटिकली क्लियर हो रहा है। आपने जब प्रेशर बढ़ाया तो बच्चों वॉल्यूम में चेंज हुआ। स्ट्रेन नीचे आपको लिखना है स्ट्रेन। तो स्ट्रेन क्या होता है? चेंज इन वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम। तो वॉल्यूम में चेंज मान लो डेल्टा V हो गया, और इनिशियल में कितना